कक्षा 10 गणित पहले वीडियो में हमने आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बताया था और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से मौसा ज्ञात करने को बताया था। अब आपको बताना है वृक्ष गुणनखंड। अगला टॉपिक है वृक्ष गुणनखंड। वृक्ष गुणनखंड क्या होता है? अगर कोई संख्या है उसका गुणनखंड करना है। उदाहरण से समझें, जैसे हम कहें कि 512 एक संख्या, ठीक है, इसका गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करने के लिए आप देखेंगे कि ये किससे कट रहा, किस संख्या से कट रहा है। सबसे पहले आप जानते हैं कि 2 से चेक करते हैं कि 2 का भाग इस 512 में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो आप ऐसे रेखा खींचेंगे और यहां लिखेंगे 2, ठीक है। जब 2 का भाग आपने दिया, देखिए कितनी बार जाएगा, 2 दूना 4, 2 बचे 10, 2 छके, फिर 2 का भाग जाएगा 2 एकने 2 कन्ने 2, 2 दूना 4, 2 अठे 16, फिर 2 का जाएगा इसमें 6 दूना 12 और 2 चौके 8, ठीक है। नीचे जगह नहीं है, और नीचे जगह होता तो नीचे ही पढ़ते। अब यहां पर कितना आया? 64। दो का भाग देंगे, हो जाएगा 32, फिर 2 का भाग देंगे, ये हो जाएगा आपका 16, ठीक है। फिर 2 का भाग देंगे 8, ठीक है। यह फिर 2 का ही जाएगा, कितना हो गया? 4 हो गया, फिर 2 का भाग देंगे, फिर हो जाएगा 2, 2 का भाग देंगे, फिर हो जाएगा 1, ठीक है। जब ये आ जाता है तो बंद कर देते हैं। इस यहाँ आया आपका 512 का गुणनखंड कितना है? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर यहाँ गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 के पावर। तो गुणनखंड करने का यह जो आप विधि देख रहे हो, इस गुणनखंड को हम क्या कहते हैं? वृक्ष गुणनखंड कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? वृक्ष गुणनखंड, ठीक है। इसको नोट कर लें। एक और उदाहरण बताते हैं। जैसे आपका मान लीजिए 6 का वृक्ष गुणनखंड करना है।
तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 2 से चेक करोगे, कटेगा नहीं, 2 से कट रहा है, यहाँ लिखोगे 2, 2 3, फिर किसे चेक करोगे, 3 से, कितनी बार में कटेगा, ठीक है। तो यहाँ आ गया आपका 6 का गुणनखंड हो गया 2 गुणे 3, 2 गुणे 3। और गुणनखंड करने की ये जो विधि है इसको क्या कहते हैं, वृक्ष गुणनखंड विधि कहते हैं, ठीक है। अब आप जानते हैं कि दो संख्याओं या किसी संख्या का गुणनखंड है, अगर संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 है तो वह संख्या 10 पे समाप्त हो सकती है, 2 बचे 10। अगर संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 नहीं है तो वह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। 0 पे समाप्त होने का मतलब क्या है, 0 पे समाप्त होगा तो उसके लास्ट में क्या होगा, 0 होगा, तो वह 10 हो सकता है या 100 हो सकता है। बात समझ में आ रही है। जैसे इस पे आपकी किताब में उदाहरण दिया है, किसी भी एक या संख्या 0 पर समाप्त होगी कि नहीं, जैसे उदाहरण है, सिद्ध कीजिए। कीजिए 4 पे पावर n, 4 पे पावर n कभी 0 पर समाप्त नहीं होगा, कभी भी, कभी 0 पर समाप्त नहीं होगा। हल देखिए 4 पे पावर n, 4 का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे, ठीक है। तो आप लिखेंगे इस गुणनखंड में 5 नहीं है, इसलिए n के किसी भी मान के लिए, किसी भी मान के लिए 4 पे पावर n, 4 पे पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा, ठीक है। कोई संख्या 0 पे तभी समाप्त होगा जब उसके गुणनखंड में 2 और 5 दोनों, ठीक है। अगर 2 है 5 नहीं है तभी नहीं होगा, 5 है 2 नहीं है तभी नहीं होगा, 2 और 5 दोनों होना चाहिए। 2 और 5 अगर दोनों है तो वह संख्या 0 पर समाप्त होगा, अर्थात 2 और 5 जब होगा 2 बचे 10, 10 हो जाएगा। जब 10 होगा तो लास्ट में 0 आ गया, तो संख्या किस पे समाप्त हो गई, 0 पर समाप्त हो गई, ठीक है। आगे दो संख्याओं की दो संख्याओं की लॉसअ LC तथा
मौसम HCF में संबंध। ठीक, अब ध्यान दें, यदि दो संख्याएं A और B हो तो उनके एलसीएम और एचसीएफ में क्या संबंध होता है, इसको आप जानें। A और B, A और B का एलसीएम बराबर एल तथा एचसीएफ बराबर एच हो तो ये होता फार्मूला कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एल इंटू एच, मीन्स दोनों संख्याओं का गुणनफल दोनों संख्याओं के लॉसव और मौसव के गुणनफल के बराबर होता है। फिर से बात को सुने, दो संख्याओं का गुणनफल उनके लॉसव और मौसव के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, इस पे एक उदाहरण देखें। उदाहरण, तीन और 12 का एलसीएम ज्ञात कीजिए करो यदि एचसीएफ 3 हो। हल क्या ज्ञात करना हमको ज्ञात करना है एलसीएम। तो हमने क्या पढ़ा है कि संख्याओं का गुणनफल यानी 3 गुणे 12 बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक है, तो हो जाएगा 3 गुणे 12 बराबर एलसीएम कितना है 3 है। क्या पूछा आपसे एलसीएम, तो एलसीएम बराबर 3 गुणे 12 बटा 3 से 3 कटेगा तो एलसीएम बराबर कितना आ गया, फिर दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना आ गया 12। तो ये क्या होता है, दो संख्याओं के लॉसव और मौसव तथा उन संख्याओं में संबंध होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके लॉसव और मौसव के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, एक और उदाहरण देखते हैं। यह 26 और 91 26 और 91 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एचसीएफ ज्ञात करो
तथा इसकी सहायता से एलसीएम ज्ञात करें। पहला काम क्या करना है, पहला काम हमको एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक है। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम अभाज्य गुणनखंड विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ना है और आपने पढ़ा भी है, तो हम उसी का यूज कर दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर रिवीजन भी हो जाए। इसमें हमने आपको बताया था कि जो बड़ी संख्या है उसको छोटी संख्या के गुणनखंड के रूप में लिखते हैं, ठीक है। तो बड़ी संख्या कौन है, बड़ी संख्या है 91, ठीक है। छोटी संख्या कितना है 26। 26 में कितने का गुणा करें कि 91 से कम रहे, ठीक है। तो अगर इसमें 4 का गुणा करें तो हो जाएगा 4 से 24, 4 आप में 2, 4 गुना 8 और 2 10 अधिक हो जाएगा। 3 का करें, 3 का करो कितना होगा, करो 36, 18, 8, ठीक है। 3 गुना 6, 6 1 7 यानी 78 हुआ। तो इसमें से 78 घटाओगे तो कितना बचेगा, 11 से 8 घटा दो 3, ठीक है। अब यहाँ कितना है, कच्चा 1 दे दिया यानी 8, 8 में से 7 घटेगा कितना आएगा, ठीक है। अब आप क्या करोगे, 26 को लिखोगे, 26 बराबर 13 गुणे 2, 13 गुना 26, यहाँ से 0 आ गया। कितने से कटा, 13 से कटा, तो यहाँ आ गया आपका एलसीएम। एलसीएम बराबर कितना आ गया 13। ध्यान दें संख्याएं हैं हमारे पास, एचसीएफ है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो अभी हमने आपको बताया था कि दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम में क्या संबंध होता है। तो यहां से आपका हो जाएगा एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ आपका पहली संख्या कितनी थी 26, दूसरी संख्या कितनी है 91, ठीक है। और एचसीएफ आपका नीचे आ जाएगा, तो एचसीएफ कितना है 13, 13 गुना 26, ठीक है। अब इसका गुणा कर दें तो ये हो जाएगा आपका 2 करके 2 9 गुना 18। तो यहाँ आपका आ गया कि एलसीएम कितना आ गया 182। एलसीएम कितना आया 182 और एचसीएफ कितना आया 13, ठीक है। तो यहाँ दो काम आपने किया, पहले तो यह इसमें आप एचसीएफ ज्ञात किए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से, और उसके बाद आपने क्या किया एलसीएम ज्ञात कर लिया, ठीक है। अब आगे इस तरह का प्रश्न मिलता है इस चैप्टर में कि सिद्ध कीजिए कि यह एक अपरिमेय संख्या है। देखिए अपरिमेय संख्या को परिभाषित करते हुए यह आपको बताया गया है कि जिसे p बटा q के रूप में न लिखा जा सके, या आप ऐसे कहिए कि जो p बटा q के रूप में लिखा जा सके वो क्या है परिमेय, और जो p बटा q के रूप में न लिखा जा सके वो क्या है परिमेय। या परिमेय वह होता है कि जिसमें कोई सर्वभाजक न हो, कोई ऐसी संख्या न हो कि जो p को भी विभाजित करे और q को भी विभाजित करे। अगर कोई संख्या ऐसी मिल जाती है कि जिसका भाग p में भी चला जाए और q में भी चला जाए तो वह क्या होता है परिमेय संख्या नहीं होता है, वो क्या होता है अपरिमेय हो जाता है। क्या हो जाता है अपरिमेय। तो इस पे इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए आपको बताया जाएगा कि कोई संख्या इसमें से का प्रश्न 11 में भी देता है, 9 में भी है और आपके 10 में भी है कि सिद्ध कीजिए कहानी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए
कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय ध्यान देंगे। आपको क्या सिद्ध करना है कि कड़ी में 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसको अपरिमेय सिद्ध करने के लिए आप विरोधाभास से इसको सिद्ध करते हैं। विरोधाभास का मतलब क्या, कि आप मानते हैं कि यह क्या है, अपरिमेय नहीं है। तो जब अपरिमेय नहीं है तो क्या है, परिमेय माना कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जो परिमेय संख्या है तो इसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, इसलिए कड़ी में 2 बराबर क्या होगा, p बटा नंबर। ठीक है, अब वर्ग करने पर वर्ग करोगे तो हो जाएगा आपका 2 बराबर p स्क्वायर बटा, ठीक है, तो यहां से q स्क्वायर बराबर क्या होगा, p स्क्वायर बटा, ध्यान दीजिए q क्या है, एक पूर्णांक है, p भी क्या है, एक पूर्णांक है, और p स्क्वायर में जब 2 से भाग दिया जाएगा तो q स्क्वायर मिल रहा है। इसका क्या मतलब है कि किसी पूर्णांक में जब 2 से भाग दे रहे हैं तो क्या मिल रहा है, पूर्णांक मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, 2p स्क्वायर को विभाजित करता है। ठीक है, तो यहां से क्या निकला कि 2p स्क्वायर को विभाजित करता है। एक बात यहां ध्यान दीजिए कि यदि कोई संख्या किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करती है तो वह संख्या उस संख्या को भी विभाजित करेगी। तो आपने क्या पाया कि 2p स्क्वायर को विभाजित करता है, तो यहां क्या होगा, 2p को भी विभाजित करेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, p बराबर किस टाइप का होगा, 2r, जहां r एक पूर्णांक, r एक जैसे हमने क्या कहा कि 2p को विभाजित करता है, इसका मतलब क्या कि जो p होगा वह 2 गुणे समथिंग होगा, तभी तो 2 का भाग चला जाएगा। तो p बराबर क्या होगा, 2r, तो p बराबर 2r। अब इसको हम कर दे रहे हैं समीकरण 2, समीकरण जब समीकरण 2 में रखेंगे तो यहां हो गया आपका q स्क्वायर, p की जगह कितना रखना, 2r रखना है, और ये p स्क्वायर है तो हो जाएगा आपका 4r स्क्वायर बराबर 2r। ठीक है, तो यहां r स्क्वायर बराबर क्या होगा, q स्क्वायर बटा 2, q स्क्वायर बटा 2। इसका क्या मतलब है कि r एक पूर्णांक है, उसका वर्ग भी एक पूर्णांक होगा, तो q स्क्वायर में 2 से भाग देना क्या मिला है, पूर्णांक मिल रहा है। बात को समझिए, इसका मतलब क्या है कि 2q स्क्वायर को विभाजित करता है, दो क्या करता भाई, q स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 2q को
विभाजित करेगा। तो किसको विभाजित करेगा? Q को विभाजित करेगा। तो यहाँ क्या पा ली? यहाँ यह पा लीजिए कि दो एक ऐसी संख्या जो P को विभाजित करता है और Q को भी विभाजित करता है। इसलिए दो P और Q विभाजित करता है। दो क्या करता है? P और Q को विभाजित करता है। तो यहाँ क्या पा लिए कि दो P और Q का सर्वभाजक है। और आप मान चुके हो कि यहाँ क्या है, यह एक परिमेय संख्या है। जो परिमेय संख्या रहेगा उसका कोई सर्वभाजक नहीं होगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि जो हम मान रहे हैं दो मिल गया सर्वभाजक, इसका मतलब वह परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात हमारी जो कल्पना है, परिकल्पना है, वो क्या है? गलत है। अतः हमारी परिकल्पना असत्य है। हमारी परिकल्पना क्या थी? हमारी परिकल्पना यह थी कि कड़ी में दो एक परिमेय संख्या है। ये असत्य हो गया। तो सत्य क्या है कि कड़ी में दो क्या है? परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय नहीं है, इसका मतलब क्या? अपरिमेय। इसलिए कड़ी में दो एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसी तरह से और भी प्रश्न आपकी किताब में, जैसे कड़ी में 2 है, कड़ी में 7 है, कड़ी में 11 है, इसको आप सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, अब शेष अगले वीडियो में आपसे बात करेंगे हम दशमलव के प्रकार, शांत तथा अशांत दशमलव, और उसके बाद ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है।